हेलो बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है। और ये जो है न्यूमेरिकल के लिए बहुत अच्छा है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो है पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए देखिए नया टॉपिक क्या यहाँ पर लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नस्ट इक्वेशन। यानी कि नस्ट इक्वेशन हमें देखनी है। यहाँ पर नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण देखना है हमें। नस्ट इक्वेशन बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम आपको बता दें कि जो नस्ट इक्वेशन की सहायता से हम सेल विभव की गणना करेंगे। तो जो सेल विभव होता है, अगर इलेक्ट्रोड निकाय आपका क्या है, मानक अवस्था पर है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। अगर आपका इलेक्ट्रोड निकाय क्या है, मानक अवस्था पर है। मानक अवस्था का मतलब क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटीएम दाब और 1 मोलर कंसंट्रेशन का आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का आयंस हो, है ना। ये अगर ये मानक अवस्था है, तो अगर मानक अवस्था पर आपका इलेक्ट्रोड निकाय है तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से सेल विभव आप जो है ले सकते हैं। वहां से सेल विभव लिखा हुआ है, मानक अक्षय विभव में सेल विभव उसके मान लिखे गए हैं, तो वहां से आप उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका इलेक्ट्रोड निकाय यदि मानक अवस्था पर नहीं है, तब आप कहां से ज्ञात करेंगे आप सेल विभव की गणना, तब आप कैसे करेंगे। तो आइए देखिए, उसी तब हम सेल विभव मानक अवस्था पर नहीं है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर नहीं है, 1 मोलर कंसंट्रेशन पर नहीं है, या 1 एटीएम दाब पर नहीं है, तब आपको सेल विभव कैसे गणना करेंगे। तब तो आपको सेल विभव किससे गणना करना पड़ेगा, इस नस्ट इक्वेशन की सहायता से हमें गणना करना पड़ेगा। तो नस्ट इक्वेशन के लिए एक रिडक्शन समीकरण हम लिखते हैं और उसी से हम नस्ट समीकरण जो है निकालते हैं। तो नस्ट समीकरण को आपको ऊपर वाला फार्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसके बाद नीचे जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे ही आपको क्या है करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। और यहाँ जो आपका इलेक्ट्रोड निकाय होगा, एक ताप से संबंधित होगा, सांद्रण से संबंधित होगा, ताप से, सांद्रण से, और इलेक्ट्रोड विभव, है ना। जो नष्ट समीकरण होगा किससे किससे संबंधित होगा, इलेक्ट्रोड विभव से संबंधित होगा, ताप से और सांद्रण से क्या होगा, ये संबंधित होता है। यानी कि इसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड की प्रकृति का प्रभाव इस पर पड़ता है। सेल विभव जब आप ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रोड की नेचर का इस पर इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है ना। तो इसका भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। जिस कंसंट्रेशन पर निकालना होगा नस्ट इक्वेशन से सेल विभव, उसी से हम क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमारा कंसंट्रेशन दिया होगा। तो देखिए एक हम समीकरण यहाँ पर लिखते हैं पहले रिडक्शन के लिए। तो ये हम आपका क्या है, ये पॉजिटिव है, कोई मेटल है, मेटल आयंस है, और ये क्या कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, ये एक्वास स्टेट में है, ठीक है। और ये यम सॉलिड बना रहा है। तो अगर हम देखें इस सेल में, इधर क्या है आपका, इस साइड पर आपका क्या है, या रिड्यूस हो चुका है। अगर इधर से हम चले तो इसका इधर क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इधर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अगर इधर से इधर हम चले तो इधर क्या रिडक्शन हो गया। अगर इधर हम चले तो इधर का मतलब क्या हो गया, इधर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है भाई। इधर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इधर रिडक्शन हुआ। अगर इधर हम चले तो क्या होगा, इधर से इधर चले तो इधर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसके लिए यहाँ पर इस समीकरण के लिए नस्ट इक्वेशन क्या लिखा गया, नस्ट इक्वेशन यानी कि नस्ट इक्वेशन जो आपका है, जो आपका सेल विभव है और तथा आपका जो मानक सेल विभव है ई नॉट, इसमें क्या संबंध दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या संबंध दिया गया, जो आपका सेल विभव है और एक मानक अवस्था पर जो सेल विभव है ई नॉट है, इसके बीच में क्या संबंध दिया गया। तो ये संबंध आपका यहाँ पर है ई इक्वल टू आपका होगा ए नॉट माइनस यहाँ पर आपका होगा आर टी बाई एन एफ log 10
सॉरी लॉग ई लिखिए, लॉग ई। अब देखिए क्या करें, ये वाला आप ऊपर लिखिए, इसको क्या लिखिए, इसको आप नीचे लिखिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यम आपका सॉलिड, इसका कंसंट्रेशन, बाई क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका यम एन पॉजिटिव जो आपका एक्वास है, इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, ये फार्मूला जो है दिया गया। ठीक है, ये फार्मूला दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर है क्या, देखिए इस साइड पर रिडक्शन है, इस साइड पर क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो हम इसको तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को लिख सकते हैं ई, ये फार्मूला आप ऊपर वाला याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ई। देखो इसको क्या है, इधर रिडक्शन है तो इस साइड पर रिडक्शन, इस साइड पर क्या ऑक्सीडेशन, तो यहां हम लिख सकते हैं रिडक्शन, ठीक, बाई यहां क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं भाई, चूंकि ये रिडक्शन का है, ये ऑक्सीडेशन का है। चलिए सबकी हम यहाँ वैल्यू लेते हैं। ई क्या है आपका, ई क्या है आपका भाई, ये इलेक्ट्रोड विभव है, क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड निकाय का अपचयन विभव, ये क्या है, इलेक्ट्रोड निकाय का अपचयन विभव हुआ। ठीक है, ई नॉट क्या है, उसी इलेक्ट्रोड निकाय का क्या है, मानक अपचयन विभव। ठीक है, कह लेंगे या सीधे कहिए क्या है, इलेक्ट्रोड निकाय का अपचयन विभव, या कहिए कि ये इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव है, और ये क्या है, उसी इलेक्ट्रोड का क्या है, मानक अपचयन विभव है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। आर क्या है यहाँ पर, देखिए आर क्या है, गैस स्थिरांक है, जिसका मान क्या है, गैस स्थिरांक है, इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, गैस स्थिरांक आर का मान 8.314 आपका जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसकी ये वैल्यू है, इसको याद रखेंगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, एफ क्या है, हम फैराडे, फैराडे नियतांक है, जिसका मान कितना है, 96,500 कूलाम, है ना, 96,500 कूलाम इसका मान है। चलिए एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, क्या है, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। कब होगा ये संख्या, रिडक्शन के समय, है ना, कब होगा, रिडक्शन के समय पर। ये कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था भाई, रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी मोलों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया है ना, यह क्या है, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है। हो गया, यहां पर यम आपका क्या है, सॉलिड, है ना, यम क्या, यम जो आपका है ये सॉलिड आपका क्या है, तो ये इधर अपचयन के केस में, इधर क्या है, ऑक्सीकृत के केस में है यहाँ। तो यहाँ अपचयित, अपचयित अवस्था में मोलर सांद्रण है। ठीक, और ये क्या है, यम एन जो पॉजिटिव आपका है, ये क्या है, ऑक्सीकृत अवस्था में मोलर
श्याम कण। ठीक है, तो ये तो सभी के अर्थ हो गए हैं, तो ये आप इसको नोट करेंगे बढ़िया से। ये आपका जो है समीकरण जो है मिल गया है, तो ये बहुत अच्छा समीकरण है आपके लिए। ये समीकरण ऊपर वाला पहले आप इसको याद करेंगे, फिर ये वाला आप इस केस में जो है इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इसकी हम वैल्यू अब रखते हैं इस पर। अब आपको यहाँ का क्या समीकरण मिलने वाला है, अब देखिए आर की वैल्यू कितनी है, इतनी है, एफ की वैल्यू कितनी है, इतनी है, log ई बराबर कितना होता है, देखिए नोट कर लीजिएगा, यहाँ log ई इक्वल टू होता है 2.303 log 10। ये log ई की क्या है, वैल्यू है। तो log ई की वैल्यू यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए, तब आपका क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ, और यहाँ आपका हो गया, चलिए इसको यहाँ log ई की जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आप कर लीजिए 2.303 आर टी है ना, और ये log 10, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यम जो आपका सॉलिड है ये, और बाई क्या हो जाएगा, यम यन पॉजिटिव जो आपका एक्वास है ये हो गया। ठीक है, यहाँ ये रख दिया गया, ये समीकरण मिल गया आपको यहाँ पर। देखिए ये जो आपका ठोस सॉलिड स्टेट में होता है उसका सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जो यम सॉलिड है आपका ये, तो यहाँ लिखेंगे ठोस अवस्था में सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान को तात्पर्य मतलब मोलर सांद्रण, सक्रिय द्रव्यमान इकाई होता है, यानी कि यूनिटी होती है, यहाँ पर इकाई होता है, तो ये इकाई हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, तब आपका क्या जाएगा, ई इक्वल टू आपका ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ, यहाँ log 10 1 बाई, और ये आपका एम पॉजिटिव जो है ये आपका एक्वास है ना, ये हो गया। चलिए अब इनकी वैल्यू रखिए, यहाँ पर आर की वैल्यू टी कितने पर, टी 298 25 डिग्री सेल्सियस पर निकाला जा रहा है, 298 केल्विन यहाँ पर। ठीक है, टी की वैल्यू क्या रखेंगे, 298, तो यहाँ आप रख दीजिए, तब क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस 2.303, आर का मान कितना है 8.314 ये, और ये टी का मान क्या है, देखिए यहाँ टी नहीं लिखा गया, टी क्या है, परम ताप है, टी क्या है, टी क्या है यहाँ, परम ताप है ना, परम ताप यानी कि केल्विन में है ना, केल्विन में कितना 298 केल्विन, या कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है ना ये। तो ये वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 298 बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, यन तो आपका रहेगा, यफ की वैल्यू 96,000, ये 96,500 ये हो गया, और यहाँ आपका ये क्या बचा है, यहाँ पर log 10 1 बाई एम एन पॉजिटिव, ज्यादा हो रहा है यहाँ, ये देखिए आपका ये गुणे 298, और यहाँ log 10 1 बाई एम एन पॉजिटिव। ठीक है, ये अब देखिए इसको जब आप हल कर देते हैं इतने को, तो आ जाता है आपका क्या, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ये 0.059 ये आ जाएगा बाई एन, और ये हो जाएगा log 10 1 बाई एम एन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला आपको मिल जाएगा, ये सबसे नस्ट इक्वेशन का सबसे जो है ये सरल रूप का फार्मूला है, और सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इसी फार्मूले पर आपके लगने वाले हैं। तो ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी को आप याद रखेंगे। एक आप ऊपर से याद रख लेंगे, ठीक है, ऊपर से आप कौन सा याद कर सकते हैं, ऊपर से आप जो है देखिए ये फार्मूला चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये वाला फार्मूला आप याद रखिए, और ये वाला फार्मूला आप इसको याद रखिए।
तो इसी का स्टार्ट फ्रॉम फार्मूला ये है, सबसे छोटा फार्मूला है और इसी का यूज जो है न्यूमेरिकल लगाने में किया जाएगा, ज्यादातर इसी का यूज होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, E = E0 माइनस क्या होगा 0.059 बाई n log 10 1 बाई क्या होगा यहाँ जो कैटायंस का जो है मोलर सांद्रण यहाँ पर आपका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही आपका क्या है नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो पूछा गया है पिछले बोर्ड में, आपको पूछा गया है 2019 के बोर्ड में कि नस्ट इक्वेशन के लिए केसी के केस में, मतलब सामस्थिरांक के केस में फार्मूला पूछा गया था। तो बेहद इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए, तो इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक, ओके, नोट करिए इसको, फिर फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यही आपका नस्ट इक्वेशन है, ये क्या आपका नस्ट समीकरण। नस्ट समीकरण आपके इसमें सब है, यहाँ भी आपका नस्ट समीकरण है, ये भी नस्ट समीकरण, सब है यहाँ पर नस्ट समीकरण, चाहे जो आप पकड़ लीजिए, ये भी आपका नस्ट समीकरण है। भी याद है ठोस अवस्था में सक्रिय द्रव्यमान इकाई होता है, तो इसलिए यहाँ पर इकाई कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, यूनिटी कर दिया गया यहाँ पर। तो ये आपका जो है फार्मूला है नस्ट समीकरण के लिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी समीकरण को हम दूसरे केस में लेकर अब चलते हैं। तो ये फार्मूला आप बढ़िया से तैयार करेंगे। हो गया, लाइट चली गई यार, वीडियो सही दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है। हो गया, तो ऊपर वाला समीकरण आप इसको रटेंगे थोड़ा, बस यही ऊपर रटना है। बाकी log e की वैल्यू कितनी होती है याद कर लीजिए, बाकी सबकी वैल्यू आप यहाँ दिया गया सब याद कर लेंगे, वैल्यू क्या है उसी को रख देंगे, तो नीचे वाला है लास्ट वाला फार्मूला आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हम समीकरण को बढ़ाते हैं। आगे आपका समीकरण एक सेल विभव के लिए नस्ट समीकरण देखते हैं। एक सेल विभव के लिए नस्ट समीकरण, एक सेल विभव, एक सेल के सेल विभव के लिए नस्ट समीकरण। ठीक है, सेल विभव यानी कि EMF, जिसे आप कहते हैं EMF। ठीक है, या इसी को हम अब प्रदर्शित करेंगे सेल विभव को, E जो है E सेल है ना, E सेल विभव को EMF या इसी को E सेल है ना। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर देखेंगे, तो किसी गैल्वेनिक सेल की मानक अवस्था पर अगर स्थित नहीं है, अगर कोई सेल मानक अवस्था पर क्या है स्थित नहीं है, कोई गैल्वेनिक सेल है आपका मानक अवस्था में स्थित नहीं है, तब हम इसके सेल विभव की गणना यानी कि EMF की गणना जो हम नस्ट समीकरण की सहायता से हम करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ गैल्वेनिक सेल से विद्युत धारा प्राप्त करने की प्रक्रिया में गैल्वेनिक सेल से, ठीक है, गैल्वेनिक सेल से विद्युत धारा प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक समीकरण हम लिख रहे हैं। प्राप्त करने की प्रक्रिया में निम्न सेल अभिक्रिया है। क्या है, नीचे हम लिखेंगे निम्न सेल अभिक्रिया है। और वो निम्न सेल अभिक्रिया क्या है आपका, यह है कि A आपका है, इसके मोलों की संख्या स्मॉल है, प्लस B
और बी के मोलों की संख्या है, और ये समीकरण आपका है सी और ये सी, कैपिटल सी स्मॉल सी मोलों की संख्या है सी के, और प्लस यहाँ डी और ये डी। ठीक है, ये आपका एक सेल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल ए बी सी क्या है, मोलर सांद्रण है, कैपिटल है ना, ए बी सी डी क्या है, क्रमशः क्या है, मोलर सांद्रण है। ठीक है, ये मोलर सांद्रण है। और ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है, क्रमशः इनके मोलों की संख्या है। ठीक है भाई, इनके मोलों की क्या है, संख्या है। चलिए, ये मोलों की इनकी क्या हो गई, संख्या। जैसा कि हम कहाँ पढ़ते थे, रासायनिक साम्यावस्था अगर आप पढ़े हो तो वहां पर इसको हम जो है पढ़ते थे। तब इस समीकरण के लिए भाई इधर जो आपका रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होता है, तो एक भाई प्रोडक्ट को ऊपर लिख सकते हैं, रिएक्टेंट को हम कहाँ लिखते थे, नीचे लिखते थे। यही तो करते थे, इसको ऊपर लिखते थे और इसको हम नीचे यहाँ पर हम लिखते थे। अभी जैसे उधर था, अभी ऊपर वाला जो एक समीकरण लिखा था, ऊपर जो मेटल था, जो सॉलिड स्टेट, उसको ऊपर लिखा, और जो आयन कैटायन था उसको हमने नीचे लिखा। वही चीज यहाँ भी हमें करनी है। तब यहाँ आप समीकरण इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो ई सेल आप यूज करेंगे। अब क्या लिखेंगे समीकरण, यहाँ ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ ई नॉट सेल आप कर देंगे, ई सेल ई नॉट सेल कर देंगे माइनस 2.303 आर टी, भाई वही पहले समीकरण से जो मैं पहले लिखा है, एन एफ, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, log 10। अब इतना बटे इतना होगा, यानी कि ये c का पावर c, और ये क्या होगा, d का d एक्टिव मास पावर d बाई a का एक्टिव मास पावर a और b का एक्टिव मास पावर b। भाई ये लिखते थे ना हम रासायनिक साम्यावस्था में, इसी को हम क्या कहते थे, केसी कहते थे, साम्य स्थिरांक केसी कहते थे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो यही है एक सेल के ईएमएफ के लिए नष्ट समीकरण, यही है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, एक सेल के, ये क्या है, एक सेल के सेल विभव के लिए नष्ट समीकरण है। ठीक है, एक सेल के सेल विभव, भाई यही तो सेल विभव है आपका, इसी को हम क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, ये सेल विभव। तो ये सेल विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मानक अवस्था में आपका गैल्वेनिक सेल नहीं है तो देखिए मानक अवस्था पर तो ये है, मानक अवस्था पर नहीं तो इस सेल को हम इस समीकरण से क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो इस केस में आपका यहाँ हुआ। अभी इसके पहले क्या आपने लिखा था, यहाँ पर 1 बाई और क्या होगा, उस मेटल का कैटायन था, यहाँ पर 1 बाई कैटायन या m बाई कैटायन था उसका यहाँ पर। तो m जो आपका ऊपर था सॉलिड था, उसका सक्रिय द्रव्यमान इकाई होता है, तो हमने कर दिया। तो बाकी वही तो वही उसी तरीके से तो है ना। तो इस केस में हम इसका फार्मूला, ये सेल विभव की गणना करने के लिए हम कर सकते हैं इस फार्मूले को। अच्छा, ये फार्मूला हो गया। अगर इन सबके r और f और t की वैल्यू रख दी जाए तो भाई फिर वही फार्मूला आपका हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म वाला फार्मूला हो जाएगा कि नहीं। या इसी को हम फार्मूले को और छोटा लिखें तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी पीछे रखा गया था ना, तो पीछे से आप देखिए क्या हो जाएगा। तो आपका होगा ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 बाई, अभी हल किया गया था ना पीछे, तो उसी तरीके से। और यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा आपका, और ये log 10, और ये आपका C एक्टिव मास पावर C, D एक्टिव मास पावर D, और यहाँ A एक्टिव मास पावर A और B एक्टिव मास पावर B। ठीक है, ये और इसी का क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो ये इसका क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म का इसका क्या हो गया, ये फार्मूला। तो यहाँ सेल विभव की गणना ज्यादातर देखिए जो शॉर्टकट का फार्मूला इसका वैल्यू रखने के बाद प्राप्त हो रही है, ज्यादातर इसी फार्मूले का जो हम यूज करने वाले हैं, इसी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे।
अब मान लीजिए कि गैल्वेनिक सेल आपका दिया गया है ना। एग्जाम्पल तो हाँ गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा है, जैसे डेनियल सेल पढ़ा, अगर डेनियल सेल दिया हो तो आप उसके लिए कैसे यहाँ पर फार्मूला जो है पुटअप कर सकते हैं। तो डेनियल सेल के फार्मूला क्या दिया था, तो एक डेनियल सेल के लिए अगर हम देखें तो कैसे इस फार्मूले को लिख सकते हैं हम यहाँ। तो डेनियल सेल में क्या था, जिंक सॉलिड और आपका क्या था यहाँ पर जिंक जो है पॉजिटिव एक्वास था, फिर खड़ी पाई था, और फिर यहाँ क्या था आपका कापर Cu पॉजिटिव था एक्वास, और बाई क्या था यहाँ कापर सॉलिड। यही तो है डेनियल सेल का प्रदर्शन, ठीक है ये है। अब देखिए इसको हमें कैसे रखना है, तो इसका तो हमें रिएक्शन मालूम होना चाहिए, क्या है इसका रिएक्शन। तो इसका पहले आप रिएक्शन बना लीजिए, तो इसकी सेल अपक्रिया नेट सेल अपक्रिया इसकी बना लीजिए क्या है। तो क्या हो रहा है, जिंक का सॉलिड से कहाँ हो रहा है, जिंक आपका ये डबल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, कॉपर आपका यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये Cu सॉलिड बनाता है। तो इसकी नेट सेल अपक्रिया क्या हो गई, यहाँ पर आपका Zn सॉलिड और प्लस Cu पॉजिटिव, और बाई क्या हो गया आपका यहाँ पर Zn 2 पॉजिटिव एक्वास और प्लस एक कॉपर क्या हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया। अब देखिए यही तो आपको रखना है, जैसे ये आपने ऊपर रखा यहाँ पर और इसको नीचे रखा, वैसे अब एक डेनियल सेल के लिए ये आप ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, तब आपका फार्मूला क्या यहाँ पर मिलने वाला है। अब इस समीकरण के हिसाब से रखिए यहाँ पर, तब आपको क्या मिलने वाला है फार्मूला, यहाँ देखिए क्या मिलेगा, तब आपका हो जाएगा ए सेल इक्वल टू ए नॉट सेल, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहां से रख लीजिए 0.059 बाई क्या हो जाएगा n, और ये log 10। तो इधर वाला क्या आपका यहाँ Zn पॉजिटिव का एक्टिव मास बाई क्या है Cu सॉलिड का एक्टिव मास बाई, इधर देखिए क्या होगा आपका Zn जो आपका सॉलिड है एक्टिव मास, और फिर यहाँ क्या है Cu पॉजिटिव का एक्टिव मास, क्योंकि ये एक्वास है, ये दोनों एक्वास है, ये देखिए सॉलिड स्टेट में है, यहाँ ये कॉपर ये वाले और ये वाले क्या सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड इसमें सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा भाई, जो आपका Zn एक्टिव मास ये सॉलिड है इसका क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान, और यहाँ कॉपर जो सॉलिड है इसका क्या हो जाएगा आपका इकाई हो जाएगा। तब फार्मूला आपका क्या बनकर आ रहा है, तब फार्मूला आपको यही तो मिल रहा है केवल ए सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n और log 10। तो क्या बचा ऊपर Zn पॉजिटिव का एक्टिव मास एक्वास का इसका बाई, नीचे क्या बचा आपका कॉपर डबल पॉजिटिव एक्वास, यही तो बचा। तो यही आपका क्या हो गया यहाँ पर ये फार्मूला डेनियल सेल के लिए। भाई देखो वही चीज है, कंफ्यूजन मत होइए, एकदम आराम से समझिए, इतना बटे इतना, क्योंकि यहाँ पर हम कोई सॉलिड या एक चीज तो लिए नहीं है कि आयन है या सॉलिड है ऐसे हमने कर दिया, लेकिन आप डेनियल सेल में आपको मिलेगा एक सॉलिड, 2 सॉलिड मिलेंगे और 2 एक्वास स्टेट में मिलेंगे, तो एक्वास वाले को हम रखेंगे। अच्छा अब देखिए इसको आप कैसे, ये तो हमने आपको निकाल कर यहाँ बता दिया कैसे रखा जाता है। अब मान लीजिए कि आपका डेनियल से देखिए आपका जब रिएक्शन दिया तो इतना बटे इतना आप कर देंगे, यहाँ देखो यही तो है, इतना बटे इतना यहाँ कर देंगे, और जब इतना बटे इतना करेंगे तो ये कॉपर वाला देखिए जो आपका ऊपर वाला था, ये जो कॉपर है इकाई हो गया, आप छोड़ देंगे इसको सीधे, देखिए इसको आप छोड़ दीजिए यहीं से, जब ये दिया हो तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, जो सॉलिड है इसको आप छोड़ देंगे, और एक्वास वाला ये ऊपर चला जाएगा, ये एक्वास कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, आप डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपका एक गैल्वेनिक सेल दिया, तब आप कैसे रखेंगे, तब ये वाला आप ऊपर रखेंगे, ये वाला नीचे, इसको सॉलिड छोड़ दीजिए, इसको आप ऊपर रख लीजिए, इसको आप नीचे रख लीजिए, देखिए है कि नहीं है भाई, ऐसे आपको रखना, गैल्वेनिक सेल रखना है तो आप भाई इनको तो आपको छोड़ना ही है ना, तो सीधा आप डायरेक्ट लिख दें। तो अगर गैल्वेनिक सेल दिया तो पहले वाले एक्वास को ऊपर रख देंगे और दूसरे वाले एक्वास को कहाँ रख देंगे नीचे रख देंगे। अगर आपका सेल रिएक्शन दिया है, सेल रिएक्शन में
तो इस वाले को छोड़ देंगे, इसको ऊपर रख लेंगे, और इस वाले को छोड़ देंगे इसको, क्योंकि रिएक्शन जो होता है आपका सेल रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट को ऊपर रखा जाता है, रिएक्टेंट को नीचे रखा जाता है। तो जस्ट यहाँ आप समझ लीजिए, गैल्वेनिक सेल अगर आप दिया है तो यहाँ के क्वास को ऊपर रखेंगे, यहाँ के क्वास को नीचे रखेंगे, ठीक है। गैल्वेनिक सेल दिया तो इसको ऊपर, इसको नीचे। अगर सेल रिएक्शन आपका दिया है तो इसको ऊपर, इसको नीचे करना। तो ये आपका फार्मूला जो है आ गया यहाँ पर, ठीक है। हो गया, नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसको बढ़िया से आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। एक हमने आपको एग्जांपल डायनेमिक सेल का भी रख कर यहाँ बता दिया, सेम यही चीज ये है, सेम यही चीज यहाँ पर ये है। लंबा तो वीडियो नहीं बन रहा है, 30 मिनट का वीडियो हो गया है। अब हम एक फार्मूला और देखते हैं, नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना हम करेंगे। नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना हो गया। ये फार्मूला नोट करते जाइए। एक फार्मूला और हम निकालेंगे यहाँ पर, इसके बाद वीडियो स्टॉप करेंगे। समझते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। फार्मूला ही देखिए, डेरिवेशन मेजरेशन आपको करना नहीं है, केवल आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्लास के फार्मूले सब निकाल कर बताए जा रहे हैं, वही फार्मूले आपको केवल क्या करना है, याद करना है। उसी फार्मूले से ही आपको सवाल लगाना है, जो भी न्यूमेरिकल होगा उसी से। चलिए आगे देखते हैं, एक फार्मूला और निकालते हैं। तो नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना, यही बोर्ड में आपके पूछा गया था की बात। तो नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना, यही पूछा गया था 2019 बोर्ड में, जो आपका यूपी बोर्ड है इसमें आपका ये पूछा गया था ये, ठीक है। आपकी बार में यही वाला चीज पूछा, इसका समीकरण पूछा गया था, है ना। लास्ट का समीकरण पूछा गया था और उस पर शायद सवाल भी था। तो समीकरण, सवाल नहीं केवल शायद समीकरण ही पूछा गया था। तो देखिए आप यहाँ पर कैसे लिखें। तो आपने अभी एक समीकरण क्या किया, आपने एक समीकरण अभी आपने निकाल लिया है। क्या निकाला था, आपने अभी समीकरण निकाला क्या, ये चीज ए सेल इक्वल टू क्या निकाला, ए नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई यानी log 10। और इस और क्या आपने लिखा था, यहाँ आपने लिखा था C एक्टिव मास पावर C, D एक्टिव मास पावर D बाई A एक्टिव मास पावर A और B एक्टिव मास पावर B, ठीक। यही तो आपने निकाला पीछे भी। तो ये आपने इसको निकाला, ये वाला समीकरण। यह देखिए, सेल को लघुपथित कर दिया जाए, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। अगर सेल को लघुपथित कर दिया जाए, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन केवल उसी समय तक प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों इलेक्ट्रोडों का क्या है, विभवांतर है। दोनों इलेक्ट्रोडों का विभवांतर है, तभी तक क्या होगा, तब तक ले इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और तब तक ले जो है वैद्युत धारा उससे आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। विभवांतर है, और जब विभवांतर क्या हो जाएगा, उनका समाप्त हो जाएगा, तो सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था प्राप्त कर लेगी, है ना। और इस यानी साम्य अवस्था प्राप्त करेगी, यानी कि सांद्रण दोनों ओर का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और सेल अभिक्रिया साम्य अवस्था में जब होता है, जब सेल अभिक्रिया साम्य अवस्था पर होता है, तो ई सेल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ई सेल जो होगा उस समय कब, साम्य अवस्था पर जब प्राप्त होता है, तो साम्य अवस्था पर ई सेल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ई सेल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यही चीज हम लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, यदि सेल को क्या कर दिया, लघुपथित कर दिया जाए, यहां लिखेंगे यदि सेल को लघु क्या कर दिया जाए, यदि सेल को लघु पथित यानी कि शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, लघु पथित कर दिया जाए तो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन केवल उस समय तक प्रवाहित होंगे जब तक कि इलेक्ट्रोडों का विभवांतर है, इलेक्ट्रोडों का विभवांतर है। ठीक है, जब तक कि इलेक्ट्रोडों का विभवांतर है। जब विभवांतर समाप्त हो जाएगा, जब विभवांतर समाप्त हो जाएगा, वीडियो चल रहा है, हाँ ठीक है। जब विभवांतर समाप्त हो जाएगा तो सेल अभिक्रिया साम्य को प्राप्त कर लेगा, तो सेल अभिक्रिया साम्य को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, यदि सेल को लघुपथित कर दिया जाए तो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन केवल उस समय तक प्रवाहित होंगे जब तक कि इलेक्ट्रोडों का विभवांतर है। जब विभवांतर समाप्त हो जाएगा तो सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगा, साम्य को प्राप्त कर लेगा, है ना। यानी कि दोनों ओर क्या 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 होगा, सांद्रण दोनों ओर स्थिर हो जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, जो ई सेल होगा यह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ई सेल क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। जब ई सेल जीरो हो जाएगा और अभिक्रिया उत्क्रमणीय साम्यावस्था पर क्या हो जाएगी, जो आपकी ए प्लस बी ये क्या होगा, उत्क्रमणीय अवस्था में चला जाएगा। साम्यावस्था का मतलब क्या, उत्क्रमणीय अवस्था में चला जाएगा आपका। यहाँ पर सी प्लस डी ये उत्क्रमणीय अवस्था में चला जाएगा। तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, केसी। तो इसके लिए केसी क्या होता है आपका, सी और डी पावर डी, बाई क्या हो जाएगा आपका, ए पावर ए और ये बी पावर बी, है ना। ये आप लिखते हैं इसके लिए। तब ये वैल्यू आप वहां पर रख दीजिए, यहाँ पर आप रख देंगे तो ये इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। चाहे आप इक्विलिब्रियम यहाँ लिख सकते हैं, ई क्यूब और जो है ई क्यूब इक्विलिब्रियम में आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये आपका, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऊपर जो है रख देंगे। ठीक है, अब इतना बराबर आपका क्या भैया, केसी है, तो केसी यहाँ पर आप रख दीजिए और ये आपका जीरो हो गया, है ना। ये आपकी जीरो हो गया और इतना बराबर आपका क्या हो गया, केसी हो गया। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, तब क्या आपका हो गया, यहाँ जीरो स्केल टू क्या हो गया, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई एन एफ, और यहाँ आपका क्या हो गया, log 10 क्या हो जाएगा, केसी, है ना। ये तो भाई इतना तो केसी है ना, वहां पर आप रख दीजिए, इतना केसी हो जाएगा वहां पर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये फार्मूला जो है मिल गया। और इसी को आप लिख सकते हैं क्या भाई, ये जीरो इतने के बराबर, तो ई नॉट सेल, अब मानक अवस्था पर हम ज्ञात कर लेंगे, 2.303 RT बाई एन एफ log 10 केसी। ये फार्मूला आपको मिल गया। ठीक है, ये फार्मूला आपको मिल गया। अब देखिए, अगर इन सब की वैल्यू आप रख देंगे, आर की, टी की, एफ की, तो आपको क्या मिल जाएगा, ई नॉट ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.059 एन
यन केवल बचा यहाँ रख दिए वैल्यू ये, और ये log 10 और ये केसी, ये आपका फार्मूला क्या हो गया, मिल गया। तो बेहद इंपॉर्टेंट ये क्या है आपका फार्मूला हुआ। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको केसी पूछा जाता है तो केसी अगर आप निकालेंगे तो केसी आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से आप देखिए केसी क्या हो जाएगा, यानी कि log 10 केसी इसकल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका गुणा हो जाएगा यहाँ और ये नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा यन ई नॉट सेल बाई क्या हो जाएगा आपका 0.059 ये हो जाएगा। अब आपको केसी निकालना है, अगर आपको केसी निकालना है तो क्या हो जाएगा एंटी log 10 एंटी log 10, ये आपका केसी एंटी log 10 और ये आपका क्या होगा यन ई नॉट सेल बाई क्या होगा 0.059। तो ये जो है आपका बेहद का फार्मूला है, चाहे यहाँ से याद कर लीजिए, यहीं से याद कर लीजिए फार्मूला को, यहाँ आप याद रखिए चाहे यहाँ याद रखिए कहीं भी आप। तो एंटी लॉग जब केसी आपको निकालना होगा तो आपको क्या लेना होगा एंटी लॉग आपको लेना होगा। तो ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फार्मूला है, तो इसको बढ़िया से आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आप जो है बढ़िया से इसको लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। और ये 298 केल्विन पर केसी की गणना करने के लिए किया जाता है 298 केल्विन पर, ठीक है। और यहाँ किसी गैल्वेनिक सेल का केसी का मान यह इंगित करता है सेल अभिक्रिया किस सीमा तक संपन्न हो रही है, जैसे किस सीमा तक संपन्न हो रही है, जैसे डेनियल सेल का केसी का मान क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, डेनियल के सेल के लिए 2×10⁻37 जो कि बहुत ज़्यादा है, इतना होता है डेनियल सेल के लिए केसी का मान बहुत ज़्यादा होता है, और जो इंगित करता है डेनियल सेल में अभिक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। तो डेनियल सेल के लिए केसी का मान इतना होता है, केसी का मान डेनियल सेल के, और बहुत ज़्यादा मान है, और इसका मतलब क्या हुआ बहुत ज़्यादा मान का कि डेनियल सेल में अभिक्रिया पूर्ण रूप से होती है। तो ये मैंने आज आपको महत्वपूर्ण जो है फार्मूले बताए, तो ये फार्मूला बढ़िया से इसको तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे क्या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्य स्थिरांक केसी में संबंध बताएंगे। यहाँ भी फार्मूला आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एनसीईआरटी में अच्छे न्यूमेरिकल्स जो है दिए गए हैं, तो इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी हल कराएंगे। तब तक के लिए आप फार्मूला जो है एकदम रेडी करिए, ओके करिए, बढ़िया से तैयार करिए, नोट्स बनाइए, कई बार रट्टा मारिए, नहीं याद होता तब भी जबरदस्ती इसको आप जो है याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।